नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। नदियां समृद्धि की गंगोत्री, सनातन संस्कृति की संवाहक। धरती पर प्रकृति ने मानव जीवन के लिए जो सबसे बड़ी सौगात दी है वो है नदियां, क्योंकि जल है तो जीवन है। मानव सभ्यता भी नदियों के किनारे ही सबसे ज्यादा विकसित हुई है। ऐसे में नदियों के साथ ही जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में देश के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जल संरक्षण और संवर्धन अभियान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहते हैं कि भारत का हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश। यहाँ के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य और अथाह अविरल जल राशि के लिए समूचे विश्व में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियां भारत की सनातन संस्कृति की संवाहक है, जिनके किनारे सदियों से हमारी शाश्वत सभ्यता फल फूल रही है। यहाँ की पहचान केवल प्राचीन धरोहरों, मंदिरों, किलों और जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की छोटी बड़ी 750 से 800 नदियों से भी है। प्रदेश की इस समृद्ध जल राशि के कारण ही मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश से उद्गमित छोटी बड़ी नदियां गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, माही और महानदी जैसे विशाल नदी प्रवाह तंत्रों में समाहित होकर पूरे भारत की जीवन रेखा बनाती हैं। मध्य प्रदेश की नदियां केवल भौतिक जल स्रोत नहीं, बल्कि संस्कृति की वाहक भी है। नदियों के किनारे प्राचीन नगरों, धार्मिक स्थलों और व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन प्राचीन समय से ही खगोल विज्ञान और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। प्राचीन उज्जैनी सिंहस्थ कुंभ समागम का तीर्थ क्षेत्र भी है। नर्मदा नदी के तट पर बसे महेश्वर और ओमकारेश्वर शहर शैव परंपरा के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बेतवा नदी के तट और प्रवाह क्षेत्र के से ओरछा, सांची और विदिशा मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक यशोगाथा के प्रतीक होने के साथ ही बौद्ध संस्कृति के उदयावासन के साक्षी भी रहे हैं। मध्य प्रदेश की नदियों पर अनेक सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं बनी है, जिनसे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। चंबल पार्वती काली सिंधी रिवर लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के साझा महत्व की परियोजना है। केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए समृद्धि की गंगोत्री मानी जा रही है। ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा और महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती और बुलढाना जिलों के भूजल संकट और अनियमित वर्षा की समस्या का स्थायी समाधान मानी जा रही है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बनी है। इससे शहडोल, रीवा और सीधी जिलों को लाभ पहुंच रहा है। तवा परियोजना नर्मदा की सहायक तवा पर निर्मित है। इससे होशंगाबाद क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल की पूर्ति हो रही है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है। इससे जल विद्युत बनाई जा रही है, साथ ही बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। और ओमकारेश्वर एवं बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर निर्मित है। यह प्रदेश की ऊर्जा और जलापूर्ति के प्रमुख आधारों में से एक है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अलग अलग स्थानों की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। नदियों और नहरों ने किसानों के लिए लहलहाती फसलें और समृद्धि के द्वार खोले हैं। सरकार की ओर से नदी जोड़ो अभियान और सिंचाई के बड़े संसाधनों ने किसानों की तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी जुड़ गए। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए। महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत शैलेश आनंद जी से करूंगा, क्योंकि महाराज आप महामंडलेश्वर भी है और नदियों को लेकर जब बात की जाती है, नदियों के विकास के लिए जब बात की जाती है, जल संरक्षण को लेकर सरकार काम करती है और प्रदेश के मुखिया जब किसी मंच से बार बार इस बात को दोहराते हैं कि मध्य प्रदेश की जो विरासत है, मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, वो सिर्फ नदियां ही नहीं, यहाँ की जीवन दायिनी है, जीवन रेखा है, मोक्षदायिनी है और उनका अपना एक धार्मिक महत्व भी है। चाहे हम ओरछा की बात कर लें, महाकाल महाराज की भी बात कर लें या फिर हम ओमकारेश्वर की बात कर लें, ये तमाम वो जगह है, वो प्रभु के स्थान है जहां पर नदियां विशेष रूप से कल कल बहती हैं और प्रदेश के मुखिया बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रदेश मुखिया ने जो बात करी बेहद गंभीर चिंतन वाली बात है।
हमने प्रयागराज कुंभ के अंदर 2019 के अंदर एक बुकलेट जारी किया था, जिसके ऊपर चिंतन हुआ था नदी, नारी और न्याय के ऊपर। और ये जो नदी, नारी और न्याय का जो चिंतन है ना, उसका प्रमुख कारण ये था कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो था, एक सर ऑर्थर थे अंग्रेजों के समय पे, उनके इंजीनियर थे, उन्होंने उस समय पे बात करी। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था, उनको माने ना माने। बाद में इंदिरा जी ने कुछ बातें मानी, उसके बाद में अटल जी ने कुछ बातें मानी, किंतु अटल जी से लेकर के अभी तक हमें देखे तो बहुत सारा काम होना बाकी है। हमारे सामने अभी निरंतर रूप से एक चुनौती है। हम नदियों पर क्या करते हैं कि बांध बना देते हैं, और वो बांध जो है कहीं ना कहीं नदियों के वास्तविक नैसर्गिक प्राकृतिक चरित्र के खिलाफ है। हमें उन्हें वास्तविक प्राकृतिक बहाव में रहने देना चाहिए, ताकि उनका जो जलाशयों के माध्यम से, पोखरों के माध्यम से संवर्धन होता रहे। किंतु यदि प्रदेश का मुखिया इस विषय में सोच रहे हैं तो बेहद स्वागत योग्य कदम है। हमारी उज्जैनी जब त्रिवेणी विलुप्त थे, नर्मदा, खान, शिप्रा, इन तीनों का वो केंद्र है। चंद्रभागा एक स्थानीय नेतृत्व, वो बड़ी मेहनत करते हैं वहां के रहवासियों के साथ में, और वो सोनू गहलोत उसको लेकर के आते हैं, तो चंद्रभागा का गहरीकरण हुआ। किंतु शिप्रा के नाम पर करोड़ों का विगत सरकारों ने पता नहीं कितना कार्य किया, ये तो आप सभी के सामने समक्ष है, प्रत्यक्ष है। किंतु एक ध्यान रखिएगा कि जब तक हम नदियों को जीवित नहीं रखेंगे, उसके किनारे आदिकाल से पड़ रही संस्कृतियां, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे हमारी भारतीय आर्य संस्कृतियां हो, चाहे मिस्र की हो, चाहे यूरोप की हो, नदियों के किनारे ही सभ्यता का फलीभूत होना हुआ है, वहीं पर पालन पोषण हुआ है। इन नदियों के बारे में मोहन जी का जो चिंतन है, स्वागत योग्य है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। जी महाराज जी, अभी आपने कहा कि नदियों पर डैम बना देते हैं, तो उसकी जो प्राकृतिक संरचना है उसमें कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं या कोई अलग उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ये जो नदियों को जोड़ने की जो शुरुआत की जा रही है, इसको फिर आप कैसे देखते हैं? ये शुरुआत आज से नहीं हुई है, ये बातें तो सदियों पूर्व की हुई है, किंतु ईमानदारी से उसके कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। देखिएगा, परशुराम के ऊपर व्यापक चिंतन अमित शर्मा जी बैठे हुए, उनकी कथाओं को आप अध्ययन करिए, उसके अंदर लिखा है कि हमारे जाना पाव से 7.5 नदियों का उद्गम हुआ है, वहां से प्रभावित हुआ है। उन नदियों के लिए जितनी सत्ताएं हैं, जितनी सरकारें हैं, जितनी व्यवस्थाएं, उन्होंने कितने काम किया। यदि हम बांध बना देंगे तो जो नदी का जो वास्तविक प्रवाह है वो अवरुद्ध होता है, वो प्रेशर ऑन द लैंड बिल्डअप करता है। हमने सिक्किम में देख लिया, रंगीत किस्ता के ऊपर भयावह भूकंप हमने 2008 में देखा, 18 में देखा। तो हमें भूकंपों से बचे, प्राकृतिक विपदाओं से बचने के लिए हमने भयानक प्रयास किए, किंतु क्या हुआ कि हमने प्रेशर ऑन द लैंड बढ़ाया, उत्तराखंड की त्रासदी। तो जितनी त्रासदियां हैं, प्राकृतिक त्रासदियां हैं, ये हम अगेंस्ट द विश ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की इच्छा के जाकर के हम कार्य कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। हिमाचल सुखी है, यहाँ पर पकपक नीर वाली बातें हैं, तो उसको वापस से चरित्र करने के लिए मोहन जी की मंशा जो है, उसको समझने के लिए वास्तविक क्रियान्वयन करने वाले ऋषि संत मुनियों को साथ में रहना होगा। ऋषि संत मुनि यानी वो वाले नहीं, वास्तविक चिंतन वाले। अभी मेरे समक्ष नए नए कितने लोग आए जिन्होंने नदियों को किया है, उन चिंतन को हमें यथार्थ रूप के अंदर उतारना होगा। बिल्कुल, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बांध बनाने से ज्यादा बेहतर है कि नदियों को जिस प्रकार से जोड़ा जा रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर उपाय है जल संरक्षण के लिए भी और नदी की लगातार प्रवाह के लिए भी। रमेश शर्मा जी, आप महाराज जी की बातें भी सुन रहे थे, कितना सहमत है आप उनकी बातों से? देखिए, महाराज जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से वो सारी बातें उनकी अनुकरणीय बातें हैं, और मैं उनकी बातों में 2-3 बात जोड़ना चाहता हूं जो आपके पैकेज में भी है। आप कल्पना कर सकते हैं, संसार में सबसे पहले प्राणियों का उद्भव कहाँ हुआ? संसार में सबसे पहले प्राणियों का उद्भव इसी क्षेत्र में हुआ। ये जो अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच का जो सारा भूभाग है, यही प्राणियों का उद्भव हुआ है। और संसार में सबसे पहले डायनासोर का जीवाश्म भी नर्मदा पट्टी में मिला है। हमारे यहाँ की नर्मदा नदी, हमारे यहाँ की चंबल नदी, हमारे यहाँ की क्षिप्रा नदी, हमारे यहाँ की बेतवा नदी, ये उस समय की नदियां हैं जब गंगा जी का उद्भव नहीं हुआ था। गंगा जी का अवतरण धरती पर तब हुआ जब हिमालय आया। हिमालय धरती पर कब आया? जब हम विज्ञान को देखें तो यूरेशियन प्लेट
की जब टकराहट हुई है तब समंदर पीछे गया है, वो फिर हिमालय उत्पन्न हुआ है, तब गंगा जी का उद्भव हुआ है। तो ये नदियां उससे पहले की हैं। तो कहने का अर्थ जो है, तो निश्चित रूप से जो मोहन जी ने कहा है उसके अनुरूप सरकार भी काम करे, और जो महाराज श्री ने सुझाव दिए हैं समाज उसके प्रति भी जागरण हो। आप कल्पना कर सकते हैं नदियों के सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे गुरु क्या बताते थे कि नदी से 25 अगर बाथरूम भी अगर आया है तो आपको 25 हाथ दूर जाना है। मकान बनाना है तो एक को दूर जाकर के मकान बनाना है। इसका मतलब क्या है कि नदियों का जो कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया सुरक्षित रहे, वहां पर पौधे रहे, वहां पर पेड़ रहे, वहां पर जीव रहे। तो ये जो हमारे यहाँ की परंपरा है पर्यावरण संरक्षण की, भारत की जो परंपरा है, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक उसकी जो मर्यादा है वो बनी रहे, निश्चित रूप से उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, सामाजिक जागृति भी देना चाहिए और उसकी भी देना चाहिए। इसके अलावा जो नदियों का उद्गम का क्षय हो रहा है, जैसे बेतवा नदी जहां से निकलती है, आप कल्पना कर सकते कितनी दूर हो गई। ये अतिक्रमण का ही नतीजा है, जंगलों की कटाई का नतीजा है, पर्वतों की कटाई का नतीजा है कि माता नर्मदा अपने उद्गम स्थल से कितनी दूर आ गई। आप कल्पना कर सकते हैं अभी 3-4 साल पहले तो करीब 100 किलोमीटर तक उनकी धार टूट गई थी, जबकि वो सदा नीरा नदियां मानी जाती हैं। और ये केवल और केवल प्राकृतिक तरीके से प्रकृति के दोहन, पहाड़ों को काटना, जंगलों को काटना। सबसे पहले तो कई बार ऐसा होता है जब हम दासत्व की जंजीरों को आभूषण समझने लगते हैं और उनका श्रृंगार करने लगते हैं तो स्वत्व का जागरण नहीं होगा। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं वो जो स्वत्व की चेतना है, नदियों के संरक्षण की, पहाड़ों को सुरक्षित रखने की, अभी कुछ दिन पहले हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, तो उसमें गोवर्धन जी की जो कथा आती है वो केवल पर्वतों के संरक्षण का संदेश है समाज को। तो कहने का मतलब हम ये बड़ा एक फैशन आ गया कि नगरों में तो पेड़ लगाओ और जंगल उसमें काटते चले जाओ। नगरों में कम पेड़ लगे, नगरों में पौधे लगे औषधि युक्त, ताकि सूरज की रोशनी आए और वो आपको निरोग करे। वो पेड़ जंगल में लगे, लेकिन वो चूंकि अंग्रेज एक बहाना करके चले गए, अंग्रेज भले ही चले गए, आज 69-80 सालें आ गई हैं, लेकिन उनके द्वारा एक भी चीज स्वतंत्रता तो कहने के लिए है, लेकिन क्या हमारे तंत्र में स्वत्व का अभाव है? हमारी शिक्षा पद्धति में स्वत्व है? हमारी चिकित्सा पद्धति में स्वत्व है? हमारी जीवन शैली में स्वत्व है क्या? तो वो कहीं ना कहीं हमको अपनी परंपराओं पर लौटना होगा, तभी ये नदियों पर संरक्षण हो पाएगा। एक और बात कह करके मैं बात को विराम देता हूँ। महाराज श्री उज्जैन में विराजते हैं। उज्जैन में जो मतलब अभी मुझे शोधकर्ता जिनकी वो बनी हुई है स्मारक, वो जो बनी हुई है, उन्होंने 2.5 लाख बाकणकर जी, तो बाकणकर जी शोध संस्थान उज्जैन में बना हुआ है। बाकणकर जी ने 2.5 लाख वर्ष पुराने मनुष्य सभ्यता के अंश यहाँ खोजे हैं। भारतीय संस्कृति में अगर 1 मिनट के लिए अंग्रेजों का हटा दीजिए, इसमें भारतीय संस्कृति का हमारा पूर्वज जो लाखों साल वाला कितना वैज्ञानिक रहा होगा कि उसने जो पर्वतों पर, पत्थर पर जो चित्र बनाए हैं वो आज तक हैं। आज विज्ञान इतना सुरक्षित तरक्की कर गए, हम सूरज की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा को पार कर गए। क्या हम ऐसे केमिकल बना पाए हैं कि खुले में कोई चित्र बना दें और उसके बाद वो 1000 साल तक बना रहे? बड़ी बात, बड़ी बात। उसके बाद भी चित्र बने हुए हैं। तो हमको सबसे पहले तो स्वत्व के ऊपर लौटना होगा, अपने पूर्वजों की शिक्षा, अपने पूर्वजों की परंपरा, उनकी जीवन शैली, उनके चिंतन पर हमको आकर के विश्वास करना होगा। तब मैं समझता हूं नदियां भी सुरक्षित होंगी, प्रदेश का गौरव पूरी दुनिया में होगा। कौन से ऐसे भगवान परशुराम जी मध्य प्रदेश आए, राम जी मध्य प्रदेश आए, कृष्ण जी तो यहाँ पढ़ने के लिए आए, त्रिपुरी में उनके चिन्ह आकर के मिलते हैं। तो कौन ऐसा राजा रहा है तो जहां पर जो ना आया हो? कौन ऐसा अवतार रहा है जो हमारे यहाँ ना आया हो? मैं समझता हूं हमको हमारे विकास के साथ विरासत का जो पक्ष है उसको उज्जवल करना ही होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही उन पर विशेष रूप से और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आशीष तिवारी जी, नदियों के संरक्षण के लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उनके संवर्धन के लिए काम कर रही है, जल संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में या हमारे देश में या सनातन संस्कृति में नदियां सिर्फ नदियां नहीं हैं, उनका अपना एक धार्मिक महत्व होता है। और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी नदियां बड़ी अहम है, क्योंकि अगर हम माँ
नर्मदा की बात करें तो लोग आते हैं यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा करते हैं, और जब तक परिक्रमा करते हैं तो जो उस किनारे नर्मदा किनारे बसे जो गांव हैं वहाँ उनका पर्यटन भी बढ़ता है, लोगों को वहाँ उनकी आजीविका भी उससे चलती है। इस लिहाज से दूसरे जो अन्य नदियाँ हैं जो ऐसे धार्मिक स्थलों किनारे लगातार बह रही हैं और लोगों को वहाँ अपना आशीर्वाद दे रही हैं, जाते हैं लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धालु आचमन करते हैं, प्रभु को जल चढ़ाते हैं, तो इनका एक अपना धार्मिक महत्व भी है। लेकिन अभी आप महाराज जी को सुन रहे थे, आपने रमेश शर्मा जी को भी सुना। महाराज जी ने एक बात कही है कि नदियों के रखरखाव के लिए काम तो किया जा रहा है, लेकिन कई करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बाद भी जो वास्तविक स्थिति में जितना रखरखाव और जितनी अच्छी तरीके से उनकी जो उनको संवारना चाहिए था वो अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। और अपने वरिष्ठ पत्रकार महोदय को भी सुना, और इस जो विषय है ये वास्तव में विषय समाज के चिंतन का विषय है, और इस चिंतन पर हमारे संत समाज भी चिंतन कर रहा है, वरिष्ठ पत्रकार भी चिंतन कर रहे हैं, और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए सारे लोग चिंतन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये समय तो आ गया है कि अब परिवर्तन काल है, आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन को हम देख रहे हैं। और जहां तक नदियों की बात है तो नदियां वास्तव में हमारे देश की संस्कृति है, और संस्कृति को बचाए रखना सरकार की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है। और आज में आज जिस हिसाब से आज चर्चा का विषय बना, तो ये एक नई शुरुआत है। और मैं ये कह सकता हूँ कि महाराज जी ने जो सुझाव दिया है वो सुझाव भी बहुत अच्छा है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, और उस योजना को लेकर वो लगातार काम करना चाह रहे थे, परंतु परिस्थितियां बदली, सरकारें बदली, और जब देश में नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री की बने तो उन्होंने फिर उसी जो कैन बेटवा परियोजना उसका उद्घाटन किया खजुराहो में पहुंचकर। तो आज मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है वो संस्कृति की रक्षा के लिए है, नदियों की रक्षा के लिए, हमारे विचारों की रक्षा के लिए है, और हम आने वाले समय में उसे नियमित रूप से हमारे स्वभाव में आ जाए, इसको लेकर भी जन जागरूकता के कार्यक्रम सरकार के द्वारा भी चलाए जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है संत समाज का मार्गदर्शन इसमें प्रमुख होता है। जी आशीष जी, आपने जो बातें कही बड़ी अच्छी बात है, आपने कही संतों से राय लेने की भी आपने बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी जो नदियां हैं, सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में हम हर एक जो भी जीव है, जंतु है, या जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, हम उनको कहीं ना कहीं भगवान का या माँ का स्वरूप देकर के पूजते हैं। जैसे हम नदियों को पूजते हैं, उनको माँ कह करके हम पूजते हैं, साथ ही जो पहाड़ है, पर्वत है, उनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं। तो ये हमारी मान्यताएं हैं। तो ऐसी ही जब हम अपनी नदियों को लेकर बात करते हैं, जिनको हम माँ के बराबर दर्जा देते हैं, उनको उसी प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि धार्मिक स्थलों के पास नदियों में अक्सर गंदगी की बात कही जाती रही है, और उसमें यह भी कहा जाता रहा है सरकार की ओर से कि हम नदियों को साफ करेंगे, यहाँ का जो जल है वो बिल्कुल निर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी भी वो निर्मल जल से श्रद्धालु दूर है, ताकि वो एक निर्मल जल और स्वच्छ जल से पूजा अर्चना कर सके। निश्चित तौर पर आपने जो बात कही, इसको लेकर सरकार चिंतित है और लगातार इस पर प्रयास किया। आपने देखा होगा कि पहले भी हमारे कई भारतीय जनता पार्टी के कई राजनेता हैं जो लगातार नर्मदा को बचाने के लिए काम करते रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी नर्मदा के किनारे वृक्षों को लगाने का काम किया था। हमारे प्रहलाद पटेल जी जो अभी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं, मां नर्मदा की स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम करते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता के अंदर ये भाव है कि हमारी नदियां स्वच्छ हो, हमारी संस्कृति स्वच्छ बनी रहे। परंतु कुछ सामाजिक विसंगतियां होती है, कुछ परिस्थितियां होती है, जैसे कि नदियों के किनारे बसे हुए ग्रामीण क्षेत्र, और उन क्षेत्रों में जहां एक व्यवसायिक लालच कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के स्थानीय लोगों की जो मंशा होती है, उस मंशा के चक्कर में कई बार नदियों के किनारे होटल बन जाते हैं, कई बार उनके कारण भी नदियां प्रभावित होती है। तो निश्चित तौर पर सरकार इन बातों को ध्यान में रखेगी, और आने वाले समय में मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि नदियों के किनारे जो बसे हुए गांव हैं उनमें हमें किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, उसको लेकर भी जन जागरूकता के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चलाए जाएंगे। और वृक्षारोपण तो भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार अपने हाथ में लिए हुए है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, तो आज वह पेड़ नदी के किनारे होगा तो निश्चित तौर पे स्वच्छ होगा,
और नदी की जो कहना चाहिए नदी किनारे जो मिट्टी होती है, मिट्टी का कटाव भी रोकता है उससे। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए भी वृक्ष की आवश्यकता है। तो नदियां और वृक्ष ही हमारी संस्कृति है, तो इसे बचाने के लिए सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने भी गंगा के संरक्षण को लेकर अभियान चलाया था, उसको लेकर उन्होंने काम किया। अभी समाज में जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों में मैं जहां तक अनुमान लगा पाता हूं कि अभी जागरूकता और लाने की आवश्यकता है। जागरूकता की जरूरत है, बिल्कुल। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, लोग नदियों को सुरक्षित करेंगे। परंतु कोरोना के बाद से मैंने देखा है कि समाज में परिवर्तन आया है। जैसे कोरोना से पहले कुछ और परिस्थितियां थी, कोरोना के बाद से लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा। जैसे अभी गंदगी को लेकर बात की जा रही थी, हमने कई बार देखा है जो समाज के लोग भी होते हैं वे भी इस बात को स्वीकारते हैं कि नदियों किनारे बड़ी गंदगी रहती है और तालाबों में गंदगी देखने को मिलती है, लेकिन उसमें समाज का ही एक बहुत बड़ा वर्ग है, हम और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें जब भी लोग अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, हवन सामग्री जो होती है या फूल पुष्प होते हैं, वो उसमें जाकर के वो विसर्जित कर देते हैं। तो ना सिर्फ वो विसर्जित करते हैं, जबकि जिस वो पॉलिथीन बैग में लेके जाते हैं उसके साथ ही उसको विसर्जित कर देते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है ताकि उनको एक ऐसा मैसेज जाए सकारात्मक कि किस प्रकार से उसका विसर्जन करना चाहिए? देखिए, आप ये चीज को समझिएगा कि विसर्जन तो आदिकाल से हो रहा है। सिर्फ नई चीज जो जुड़ी है उसके बात रह रहे पॉलिथीन जैसा बड़ा विषैला पदार्थ, तो पॉलिथीन के ऊपर तो नियंत्रण में लगाना चाहिए, किंतु विसर्जन पे कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि नदी प्रवाहमान रहेगी ना तो उसके अंदर सारी चीजें विसर्जित हो जाएंगी। देखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मिसूरी की जो मिसिसिपी नदी है, प्रेम की नदी, तो प्रेम से उसको गंदा नहीं होने देते हैं। वहीं पर यूएसएसआर के अंदर वोल्गा है, वोल्गा को भी उन्होंने बड़ी प्रेमिका की तरह उसका निर्धारण करा, वो कभी गंदी नहीं होती है। बिल्कुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो विसर्जन की जो सामग्री आप उसको तो विसर्जित करें क्योंकि वो तो नदी में समाहित हो जाती है, लेकिन उसमें जो आप दूसरा अन्य कूड़ा करकट डाल देते हैं उससे हमें बचना चाहिए। जी रमेश शर्मा जी। नहीं, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, ये वामपंथियों का कुप्रचार है कि नदियों में तालाबों में विसर्जन ना डालो। रोजाना सीवेज की पाइपलाइन से कितना मैला जा रहा है, कुंटलों मैला जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर किसी ने किसी त्योहार को विसर्जन कर डाल दिया तो इस पर भी कम से कम मीडिया को भी सोचना चाहिए कि ये जो सबसे पहले जो शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जो सिंध पर आक्रमण किया, और उसने सारे पराजित सैनिकों को इस काम में लगाया कि उसकी लेटिन उठाकर नदी में डाली जाए। हमारे यहाँ सिर पे मैला ढोने की प्रथा भी नहीं थी, ये वहां से शुरू हुई। अंग्रेज आए, उन्होंने पूरी शहर की गंदगी, ताकि आपकी जो पवित्र नदियां हैं, गंगा समय की सीमा है। रमेश जी, हमें इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आशीष जी आपका भी बहुत धन्यवाद, शैलेश आनंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो नदियों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जल संवर्धन के लिए, जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है और मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। ये बात मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी कही है और साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं 750 से लेकर 800 नदियां मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और इनके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।